जब आप मेटल नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपने आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड पढ़ लिए। उसके बाद फिर आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, या मैं कहूं पहले अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल का मीनिंग ये हो गया जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। अकरेंस ऑफ मेटल का क्या मीनिंग है कि जब नेचर में हमें मेटल मिलेगा, ठीक है, जैसा भी वो नेचर में मिला, वो हमें मिलेगा दो स्टेट के अंदर। कौन कौन सी स्टेट है बताइए? पहली है फ्री स्टेट और दूसरी है कंबाइंड स्टेट, ठीक है। फ्री स्टेट और दूसरी कौन सी है? कंबाइंड स्टेट, ठीक है, कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में कौन से वाले मिलने वाले हैं? जो कम रिएक्ट करते होंगे वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, उनके साथ किसी भी तरह की कोई ऐसी इंप्योरिटी नहीं मिलेंगी जो कि कंपाउंड की फॉर्म में हो, ठीक है। छोटे मोटे कंकड़ पत्थर उनके साथ मिल सकते हैं बट वो फ्री स्टेट में होंगे। तो जो लेस रिएक्टिव वाले होंगे, लेस रिएक्टिविटी दिखाते होंगे, ठीक है, वो फ्री स्टेट में मिलेंगे। और जो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे वो कौन से होंगे? हाई रिएक्टिविटी दिखाते होंगे, ठीक है। हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल होंगे वो नेचर में हमें कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। जो फ्री स्टेट वाले हैं, फ्री स्टेट वालों के साथ हमें क्या देखने को मिलेगा वो भी बताता हूं। चाहे फ्री स्टेट मिले चाहे कंबाइंड स्टेट मिले, दोनों ही केस में हमें जो नेचर से मिलेगा, ठीक है, हमें जो भी मिलेगा नेचर में वो हमारे लिए क्या होगा? बोलो, मिनरल होगा, ठीक है, मिनरल। और मिनरल से जो प्रॉफिट के लिए निकाला जा सके वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? ओर। क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। ऐसा मिनरल जिससे हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाए मेटल्स को, वो मिनरल ही क्या कहलाएगा हमारे लिए? ओर कहलाएगा। ये बात समझ में आती है? ठीक। जब फ्री स्टेट में लेस रिएक्टिव वाले मेटल मिलते हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज नहीं होती हैं। उनके पास जो इंप्योरिटीज होती हैं लाइक रॉक पार्टिकल, है ना, सैंड पार्टिकल, है ना, ये सारी होती हैं। मिट्टी वगैरह कुछ चिपकी हुई है उसके साथ। तो ये सब कुछ हमने, इन सब का नाम हमने क्या रखा है? बोलो, कैसे पार्टिकल हैं ये? कैसे पार्टिकल हैं? गैंग पार्टिकल, ठीक है। इसको हमने नाम गैंग रखा है, गैंग, या दूसरा नाम हमने क्या रखा है उसका? मैट्रिक्स, ठीक है, गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब हमारा टारगेट आज की क्लास में क्या है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की स्ट्रेटेजी देखनी है। क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट किस में से कर रहे होगे? मिनरल में से या ओर में से? ओर में से। ऑलवेज किस में से करोगे? ओर में से करेंगे, ठीक है। तो जब हमें नेचर में मिलेगा मिनरल, उसमें से जो ओर है सिर्फ उसी की बातें करेंगे, वो मिनरल की कोई बातें नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास ओर है जहां से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, वो ओर्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं। देखो मैंने यहां पर कुछ नोट किए हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आप सोडियम मेटल को अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप सोडियम को निकालना चाहते हैं, तो जो ओर आपको नेचर में मिलेगा उसका नाम क्या होगा? रॉक सॉल्ट। और उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। उसका फॉर्मूला उसको पढ़ेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो नेचर में जब हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है तो हम उसमें से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बताओ, सोडियम नेचर में किस इंप्योरिटी, इसकी जो इंप्योरिटीज होती हैं सोडियम की, वो किस फॉर्म में होती हैं? अपनी क्लोराइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है सोडियम अपनी? हमें नेचर में सोडियम नहीं मिलता, हमें सोडियम के क्या मिलते हैं? क्लोराइड। ये बात समझ आ गई? ठीक। अब जैसे कैल्शियम की बात करें, मान लो आप कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो ओर में से, तो नेचर में जो हमें मिलेगा वो डोलोमाइट होगा। क्या नाम है उसका? डोलोमाइट। ओर का नाम डोलोमाइट है, लेकिन अगर हम इसे पढ़ें तो ये है क्या? कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसे कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट मत कहो, क्या कहो? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो यानी कि
जब कैल्शियम की बातें हो, जब भी हमें कैल्शियम निकालना हो तो नेचर में हमें कैल्शियम किस फॉर्म में मिलता है? तो आंसर है कैल्शियम हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में? सोडियम हमें क्लोराइड की फॉर्म में मिल रहा था, कैल्शियम हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। साथ में वहां मैग्नीशियम कार्बोनेट की भी इंप्योरिटीज होती हैं उसके साथ। क्लियर है ये बात? अच्छा, तीसरा अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जब हमें नेचर में मिलेगा, और जो मिलेगा हमें, उसका नाम क्या होगा? बॉक्साइट। और जो बॉक्साइट का फॉर्मूला है वो क्या है? Al2O3.2H2O। और इसको क्या पढ़ोगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या पढ़ोगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम नेचर में जब हमें मिलेगा कंबाइंड स्टेट में, तो वो कंबाइंड स्टेट कौन सी होगी? तो आंसर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होंगे। वो एल्यूमिनियम के क्या होंगे? ऑक्साइड। जैसे कैल्शियम के क्या थे? कार्बोनेट। सोडियम के क्या थे? क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है। ठीक, इसी तरह से अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर जनरली अपने ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, कॉपर आयरन सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर आयरन सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, इनमें से इनके पर्टिकुलरली जो भी इनके नाम हैं, जैसे बॉक्साइट, डोलोमाइट, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, कि कॉपर हमें क्यूपराइट भी मिलता है, कॉपर ग्लांस भी मिलता है, कॉपर पायराइट भी मिलता है। इनके पर्टिकुलरली आपको क्या याद होने चाहिए? नाम और फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ये नाम और ये फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा, अगर हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आयरन हमें नेचर में जब मिलेगा तो वो अपनी कौन कौन सी कंबाइंड स्टेट में मिलेगा? अपनी सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा, आयरन सल्फाइड, और आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसको। जब वो सल्फाइड की फॉर्म में होगा तो आयरन पायराइट कहेंगे, और जब ऑक्साइड की फॉर्म में है तब वो हेमेटाइट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? हेमेटाइट। ओके, इसी तरह से जिंक अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ स्क्रीन पर देखकर कि ये नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, तो क्या आंसर है? अपने सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। और जो जिंक का सल्फाइड जो ओर है उसका नाम क्या है? जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसी तरह से जिंक अपने कार्बोनेट की फॉर्म में भी मिलता है। जरूरी नहीं है कि नेचर में जब मिले तो सल्फाइड हो, वहां पर जिंक सल्फाइड की जगह जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है, और उसका नाम कैलेमाइन होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इनके नाम याद रखने हैं। और ये ऐसे ही मरकरी जब मिलता है तो वो अपने सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, सिल्वर भी अपने सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है, और लेड भी अपने सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब ये जो मेटल हैं, ये वाले जो मेटल हैं, आपको पता है कि ये लेस रिएक्टिव वाले मेटल हैं। कौन से? लेस रिएक्टिव वाले मेटल हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि जो लेस रिएक्टिव वाले मेटल हैं वो जनरली अपने सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उनके जो नाम है वो आपको याद रखना है। मरकरी के लिए सिनाबार होता है, मरकरी के ओर का नाम क्या होता है? सिनाबार। और सिल्वर के लिए अर्जेंटाइट सॉरी, और लेड के लिए गैलेना। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जो भी ओर हैं वो याद रखने हैं। क्यों जरूरी है याद रखना? क्योंकि अगर आपको ओर का फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप उसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे एग्जाम में? है ना? हमें जब मान लो मरकरी निकालना है तो मरकरी की रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो कहां से स्टार्ट होगी? यहीं से स्टार्ट होगी, इसी में से तो अलग करना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा? मरकरी सल्फाइड में से किसको अलग कर देना? सल्फाइड को अलग कर दो, मरकरी बच जाएगा। यही तो हमारा टारगेट होगा। ये बात आ रही है समझ में आपको? तो लीस्ट रिएक्टिव वाले आपने देख रहे हो कि जनरली सल्फाइड की फॉर्म में है, और जो हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव जो हैं वो अपने, जैसे सोडियम की बात करें तो क्लोराइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड की फॉर्म में है। ठीक है, और जो मिडिल रिएक्टिव वाले हैं वो अपने ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में है, ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में। लेकिन जिंक की अगर हम बात करें तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम एक और टेबल पढ़ेंगे। आगे आने वाली क्लासों में हम एक और टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम इनको कैटेगराइज कर लेंगे कि लेस रिएक्टिव वाले जो होते हैं वो किस कैटेगरी, मतलब उनमें कौन कौन से और होते हैं, और मिडिल रिएक्टिविटी वालों के लिए कौन से, और हाई रिएक्टिविटी के कौन से और होते हैं, जनरली वाले जो होते हैं। ठीक है, वो हम कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि जब हमें नेचर में मिलेंगे तो ये सारे मिल जाएंगे हमें। ठीक है, लेकिन बात ये है कि उन्हें एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने की कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होती होंगी।
उस प्रोसेस का नाम होता है प्यारे बच्चों मेटलर्जी। क्या नाम होता है? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की जो प्रोसेस है, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉलोड बाय, ध्यान रखना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हमने क्या करना है, जब हमारे पास एक ओर आएगा, उस ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सीधा एक स्टेप में वो हो जाएगा, उसमें कई सारे स्टेप्स लगेंगे। उन सारे स्टेप्स को, और फिर जब वो मेटल निकल कर आएगा फिर उसे रिफाइन भी करेंगे। मेटल तो मिल गया लेकिन वो उतना प्योर नहीं है जितना प्योर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे। तो वो सारे स्टेप जिससे वो एक्सट्रैक्ट हुआ था और रिफाइनिंग का स्टेप, मतलब ओर से लेकर रिफाइनिंग तक के जो जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं? मेटलर्जी। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब जब आप ओर को एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, जिनमें से बच्चों पहला आता है इनरिचमेंट ऑफ द ओर या कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। आप इनरिचमेंट कराते हो या कंसंट्रेशन कराते हो, इस बात का क्या मतलब है? देखो, जब आपके पास ओर आएगा, नेचर में मिला हुआ है, तो उसमें कुछ गैंग पार्टिकल, गैंग वहां पर आपको दिखाई देगा, गैंग पार्टिकल दिखाई देंगे। जो गैंग वाली इंप्योरिटीज है, मिट्टी विट्टी लग रही है उसके ऊपर, सैंड पार्टिकल लगे हुए हैं, या कुछ रॉक पार्टिकल, अर्थ पार्टिकल उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, पहले उनको सबको साफ करना है। ठीक है, या तो उनको साफ कर देना है या कुछ ऐसी प्रोसेस बनानी है कुल मिलाकर आपको कि गैंग अलग हो जाए और आपका ओर सिर्फ मेटल के साथ बच जाए। आपका ओर किसके साथ बच जाए? मेटल के साथ, मतलब गैंग को आपको अलग कर देना है। तो गैंग को जो रिमूव करने की प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ये बात आई आपको समझ में? फिर इसके बाद जब आपके पास अब क्या बचा हुआ है भाई, साफ सफाई हो गई उसकी, अब आपके पास अब पर्टिकुलर सिर्फ क्या बचा हुआ है? ओर। क्या बचा हुआ है? ओर। अब उस ओर को कन्वर्ट करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। अब उसमें से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? पहले तो साफ सफाई कर दी, उसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। गैंग को हटा दिया, मैट्रिक्स को हटा दिया, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ ओर बचा, अब उस ओर में से मेटल को निकाल लेंगे। उसमें से मेटल का निकालना हमारा सेकंड स्टेप होगा। अब मेटल तो आ गया लेकिन वो उतना प्योर नहीं है जितना हमें चाहिए, तो उसे रिफाइन करेंगे। हो सकता है एक बार नहीं, दसियों बार रिफाइन करें हम, बार बार रिफाइन करते रहेंगे, रिफाइन करते रहेंगे जब तक कि हमें प्योर मेटल ना मिल जाए। तो ये रिफाइनिंग जो है वो आपका थर्ड स्टेप होगा। तो आज की क्लास में और आगे आने वाली क्लासों में सब में हम यही 3 स्टेप्स कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, पहले हम लो रिएक्टिविटी वालों के लिए करा लेंगे, फिर मिडिल रिएक्टिविटी वालों के लिए, और फिर हाई रिएक्टिविटी वालों के लिए। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंप्योरिटीज ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर, इसको रिमूव करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। अब जब आप कंसंट्रेशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हो, तो गैंग पार्टिकल को हटाने के लिए, गैंग वाली जो इंप्योरिटीज है उनको हटाने के लिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से, किस टाइप के ओर को कौन से वाले प्रोसेस से हटाना है? भाई कोई कहेगा मैं तो धो के हटा दूंगा, ठीक है, कोई कहेगा मैं हाथ से साफ करूंगा उसे, कोई कुछ और मेथड बताएगा। तो मेथड तो अलग अलग हुए, लेकिन सारे ओर्स के लिए एक ही मेथड काम नहीं करेगा। ये बात आ रही है समझ में? सभी तरह के ओर्स के लिए एक ही मेथड काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कंसंट्रेशन कराते वक्त, यानी गैंग को हटाते वक्त, हम कौन सा मेथड चूज करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ओर कौन सा है और उसके पास इंप्योरिटी कौन सी है। ये बात समझ में आ रही है? एक तो वो किस पर डिपेंड करेगा? ओर पर, और दूसरा उस ओर के साथ इंप्योरिटी कौन सी है। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूं, ग्रेविटी सेपरेशन। पहले टाइप का जो सेपरेशन हम लोग यूज करते हैं वो है ग्रेविटी सेपरेशन। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, देखो बच्चों बड़े आसानी समझ में आ जाएगी ये बातें। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ये हमारा मेन ओर है, ठीक है। अब इसके पास, इसके ऊपर और इसके पास, इसके ऊपर और इसके मुझे बल्कि इस तरह से दिखाना चाहिए, इसके ऊपर और इसके आसपास
ये सपोज करो सैंड पार्टिकल हैं जिन्हें आप गैंग कहते हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, आप चाहते हो कि इसको हटा दो। अब हटाने के लिए हम ग्रेविटी के इफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ग्रेविटी के इफेक्ट का कैसे करेंगे? ग्रेविटी के इफेक्ट का यूज हम इसको पानी की तेज धार से वाटर का फ्लो कराएंगे, बहुत तेजी से वाटर का फ्लो कराएंगे, ठीक है। वाटर का बहुत तेजी से फ्लो कराएंगे, ठीक है। अब जब वाटर का बहुत तेजी से फ्लो कराओगे तो जो मेटल्स होते हैं, तो ये ओर होगा वो तो हैवी होगा, और जो सैंड पार्टिकल होंगे वो लाइट होंगे, वो तो हैवी होंगे नहीं। तो ये जितने भी पार्टिकल हैं ये सब आगे निकल जाएंगे, ठीक। तो ये सारे के सारे पार्टिकल यहां आ जाएंगे आगे, ठीक है, ये आगे आ गए। और पीछे क्या बचेगा? तो आंसर है पीछे सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, बोलो? और बच जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ और बच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये सिर्फ और बचा हो, पानी की तेज धार से हम इसको सेपरेट कर देंगे। एक तो हो गया ये मेथड आपका फोर्स लगाने वाला। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि हम ये पानी की ही बात करेंगे, लेकिन हमने इस बार पानी तो लिया, लेकिन पानी में किसको डाल दिया? हमारा जो ओर था ना, रॉ ओर था, उसको डाल दिया। रॉ ओर को हमने डाल दिया। अब जब मैंने रॉ ओर को उसके अंदर डाल दिया तो होगा क्या? तो आंसर है वहां पर जो गैंग पार्टिकल थे वो तो लाइट वेट थे, लेकिन जो मेरा ओर है, जो मेरा मेटल है वो हैवी है। तो जो हैवी मेटल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, और जो गैंग पार्टिकल है, जो गैंग है, मैट्रिक्स है, वो क्योंकि हल्का है वो पानी में ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा, है ना। तो ये इफेक्ट, इसका इफेक्ट हुआ ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी ने क्या किया? हैवी चीज को नीचे खींच लिया, और जो हल्की वाली चीज है वो पानी पर फ्लोट करती रहेगी, ठीक। तो इससे ये फिर भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ एक्शन कराओगे। ये एक्शन किस बेसिस पर करा रहे हो बताना? तो आंसर हम ये इस बेसिस पर करा रहे हैं कि इसमें जो इम्प्योरिटी है वो हल्की है, लाइट वेट है, और जो ओर है वो हैवी है। तो फिर हम ये मेथड यूज कर रहे हैं कि फॉर हैवी मेटल ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हैवी मेटल्स की बातें ना करनी हो हमें, ठीक है, हमें किसी दूसरी तरह की बातें करनी हो, तो उसमें बच्चों हम फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन को मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि क्लास 11th में जाकर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है ये चैप्टर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं, क्या कि यहां पर आपके पास जो भी आपका ओर है वो हमने यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर बच्चों हम झाग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? झाग, लेदर, ठीक है। झाग तैयार करेंगे, ऐसे पंप कर करके हमें एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल उसके अंदर डालेंगे और झाग बना लेंगे, ठीक है। ये जो झाग बनाओगे आप, जैसे साबुन का झाग बनता है ना, सोप का झाग बनता है, बिल्कुल उसी तरह के झाग तैयार करोगे आप। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपका सल्फाइड ओर होगा, पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर की बात हो रही है, ये जो आपने मटेरियल डाला है, ये मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जो उस सल्फाइड ओर के साथ तो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जो गैंग पार्टिकल टाइप की चीजें उनसे साथ रिएक्शन नहीं देता है, उनके साथ किसी भी तरह की कोई रिएक्टिविटी नहीं देता है। तो अब होगा क्या कि जब आप झाग बना रहे होगे, बनाते वक्त क्या होगा कि जो सल्फाइड ओर है वो सारा का सारा किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? उस झाग के साथ, ठीक। और नीचे कौन रह जाएगा? पानी। नीचे क्या रह जाएगा? पानी रह जाएगा। उस पानी में आपको यहां पर नीचे थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कि यहां पर किसी, ये नीचे वाली सरफेस पर यहां इकट्ठा हो गया है, क्या इकट्ठा हो गया है? गैंग नीचे इकट्ठा हो गया है। क्यों नीचे इकट्ठा हो गया? सल्फाइड क्यों नहीं आया नीचे? अरे वो तो हैवी था, वो भी तो आ जाना चाहिए था। अगर मान लो कोई बच्चा सोचे हैवी वाली बात, तो आंसर है जो झाग है ना, जो आपने झाग बनाया था, उसने इसको कलेक्ट किया, क्योंकि वो इसके साथ कनेक्ट हो सकता था, और इसको लेकर ऊपर आ गया। ये बताओ, झाग ऊपर होता है कि पानी ऊपर होता है?
भाग ऊपर होगा, पानी नीचे होगा। तो उसने क्या किया, जो फ्रोथ है उस फ्रोथ ने उसको लिया और ऊपर आ गया। ठीक, अब उसने किसको नहीं लिया, गैंग को। क्यों? क्योंकि वो उससे रिएक्टिविटी नहीं दिखाता है। तो हमने इस तरह का केमिकल इसके अंदर डाला है जो सिर्फ सल्फाइड को ऊपर लेकर आए और बाकी जो गैंग पार्टिकल है उसको नीचे रहने दे। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसमें फ्रोथ के साथ फ्लोट करता है हमारा कौन, सल्फाइड ओर, सिर्फ सल्फाइड ओर, और कोई सा और नहीं, ना कार्बोनेट ना और कोई, सिर्फ सल्फाइड की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा। और तीसरे टाइप की, अब सल्फाइड ओर के लिए चलो हम ये यूज कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा मटेरियल हमारे पास आया, कोई ऐसा ओर हमारे पास आ गया जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता हो, तो कैसी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखना ध्यान से, मान लो ये कोई एक ओर है, ठीक है, ये ओर है, और बल्कि इस ओर को भी, मतलब ऐसा नहीं मैं अब यहां पर ऐसा बड़ा बना देता हूं तो आप ये मत सोचना कि इसी से सीधा इम्प्योरिटी अलग कर रही है, नहीं, इसका पाउडर बना लोगे। क्या बना लोगे, इसका पाउडर बना लो बच्चों पहले। ठीक है, ये पहला स्टेप पढ़ोगे जब आप 11th क्लास में जाओगे ना, तो अभी तो केवल छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं आपको, पहले इसका पाउडर बनता है हमेशा। पाउडर बना लिया इसका, तोड़ लिया इसे खूब अच्छे से, तोड़ने के बाद इसका पाउडर बना लिया। अब इस पाउडर के अंदर क्या प्रेजेंट है, इंप्योरिटीज, गैंग, मैट्रिक्स। ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि इससे ये अलग हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक काम करूंगा। मुझे ये पता है कि ये जो मेरा ओर है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, तो मैं इसके सामने एक मैग्नेट लेकर आ जाऊंगा। क्या लेकर आ जाऊंगा, तो जब मैग्नेट लेकर आऊंगा तो जो ये मेरा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला ओर था, लाइक जैसे आयरन वाले जो है ना, तो वो सब के सब उससे स्टिक कर जाएंगे। पीछे कौन रह जाएंगे, सिर्फ गैंग पीछे रह जाएगा और बाकी ये सब स्टिक कर जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस बड़ी बड़ी प्रोसेसेस हैं, बड़ी बड़ी फिगर बनाकर समझाई जाती है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं कि एक्चुअल में है क्या, लेकिन आपको आइडिया पूरा लग जाएगा कि वहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पाउडर बनाने के बाद, पाउडर में मिक्स है अभी गैंग पार्टिकल, लेकिन जब जाएंगे इससे स्टिक होने के लिए तो कौन जाएगा, सिर्फ जो ऐसा और जो सिर्फ क्या रखता हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये जो सैंड पार्टिकल करेगा, क्या डिपेंड करेगा कि ओर कैसा है, इंप्योरिटीज कैसी हैं, उसके बेसिस पर हम ये वाली प्रोसेस कराएंगे जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये बात समझ आई आपको? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।